नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनेंद्र कुमार को, जिनकी रचना है बाजार दर्शन, जो कि 12वीं क्लास की आरोह भाग 2 में दी हुई है। हम जनेंद्र कुमार को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि जो भी मतलब कि एनसीईआरटी में इनके बारे में जो चीज़ें दी हुई हैं उनके साथ साथ इनके बारे में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे, ताकि आपका एक राइटर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उसके बारे में टोटली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप मतलब कवर कर लें, ठीक है। तो इससे आपका जो मतलब हिंदी साहित्य है वो भी साथ में होता रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, इनका जन्म हुआ सन 1905 में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? अलीगढ़ में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं हैं, रचनाएं काफ़ी सारी हैं, अच्छे से याद रखनी है, इम्पोर्टेंट भी हैं। सबसे पहले है परख। परख रचना है। परख है उपन्यास। अनाम स्वामी है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, जयवर्धन है, मुक्तिबोध है। ये सारे के सारे उपन्यास हैं। आप सुविधा के लिए एक ट्रिक के द्वारा इनको याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? परख कर अनाम स्वामी की, नहीं तो सुनीता त्यागपत्र का कल्याण कर, मुक्ति की जय बोलेगी, मुक्ति से मुक्ति बोध हो जाएगा, जय से जयवर्धन हो जाएगा। सारे के सारे जिसमें दिए हुए उपन्यास है वो उसमें कवर हो जाते हैं। परख कर अनाम स्वामी की, नहीं तो सुनीता त्याग पत्र का कल्याण कर, मुक्ति की जय बोलेगी, ठीक है। उसके बाद उनकी कहानियां हैं। वातायन है, एक रात है, दो चिड़ियाँ हैं, फांसी है, नीलम देश की राजकन्या है, पाजेब है। ये कहानी संग्रह है। इनको भी आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि दो चिड़ियाँ एक रात बात कर रही थी कि नीलम देश की राजकन्या को पाजेब चुराने के कारण फांसी दे दी गई। तो सारी कहानी संग्रह इसमें आ जाएंगे। एक रात दो चिड़ियाँ एक रात बातें कर रही थी कि नीलम देश की राजकन्या को पाजेब चुराने के कारण फांसी दे दी गई, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं इनके निबंध संग्रह। प्रस्तुत प्रश्न है, जड़ की बात है, पूर्वोदय है, साहित्य का श्रेय और प्रेय है, सोच विचार है, समय और हम है। तो इनकी भी ट्रिक है। जैसे यहाँ पर है ना, जड़ की बात, जड़ की बात है, इसको आप उल्टा कर दीजिए, बात की जड़। बात की जड़ ये है कि पूर्वोदय के समय हम प्रस्तुत प्रश्न साहित्य का श्रेय प्रेय पर सोच विचार करेंगे। तो सारे के सारे निबंध संग्रह इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी रचनाओं को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपने याद इस प्रकार से करना है कि बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ताकि आप आराम से टिक कर सकें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है, ठीक है। आगे है, इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हुए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, भारत भारती सम्मान मिला है, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इनको, और इनका निधन हो गया था 1990 में, ठीक है। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है, वही तो असमर्थ है। ये पंक्तियाँ इनकी हैं। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए, वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है, ठीक है। तो आगे जनेंद्र कुमार के बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई है। इसके अलावा इनकी जो रचना बाजार दर्शन है उसके बारे में भी यहीं पर काफ़ी कुछ है, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया है। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा जनेंद्र कुमार, ठीक है। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई है। तो क्योंकि एनसीईआरटी की जो मतलब कि का सिलेबस है, इसमें एक एक लाइन में से प्रश्न उठ सकता है। तो यहाँ त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है, तो आपसे त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि 1937 में प्रकाशित हुआ था त्यागपत्र, ठीक है। आगे है, इसी तरह खेल, पाजेव, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी
चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह अत्यंत दुर्लभ है, और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। ठीक है, तो ये मतलब कि ट्रिक लिखी हुई है, अगर आपको याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाजार दर्शन जनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपयोगितावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पहले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। तो बाजार दर्शन के बारे में ये बातें लिखी हुई हैं, ये काफ़ी हैं आपके लिए। ठीक है, अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक धमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। क्योंकि बाजार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों को जी करता है कि ये ले लूँ, तो हमारा मन तो भरता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने ये चीज़ बताई है कि बाजार की चमक धमक आदमी को फंसा लेती है, चीज़ें लेने पर मजबूर कर देती है और जेब हो जाती है खाली। ठीक है, इस मूल भाव को जनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। ये मैंने प्रश्नों में भी आपसे पूछा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पोषण करने वाले कि इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अनीति शास्त्र। ठीक है, तो आगे ये दूसरी ट्रिक लिखी हुई है, अगर आपने याद करनी हो तो आगे हम देख लेते हैं जनेंद्र कुमार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सॉरी, ये तृतीय उत्थान के कवि कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं, प्रेमचंदोत्तर युग। ठीक है, जनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। तो ध्यान रखना है कि मनोविश्लेषणवादी आपसे उपन्यासकार पूछा जाए तो कौन है? जनेंद्र कुमार। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इला चंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। ठीक है, आगे है जनेंद्र कुमार ने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। तो यहाँ पर इनका प्रकाशन वर्ष भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। इसका सबसे पहले परख 1929 में प्रकाशित हुई। जो मेन इसका विषय है यहाँ पर वो भी दिया हुआ है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी रचना का आपसे विषय पूछा जा सकता है। तो परख में क्या कुछ है? प्रेम का आदर्शीकरण है। परख में क्या है? प्रेम का आदर्शीकरण है। पै से परख और पै से प्रेम। ठीक है, याद रख लेना। सुनीता 1934 में प्रकाशित हुआ ये उपन्यास है। इसमें श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण हुआ है। ठीक है, पात्रों के नाम आ गए हैं। त्यागपत्र स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र, क्या ध्यान रखना है कि त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। कल्याणी में विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण हुआ है। सुखदा, नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण हुआ है। इसी प्रकार से विवर्त में भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का चित्रण हुआ है। जयवर्धन किससे संबंधित है? व्यक्ति की निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण है, याद रखना है। ठीक है, जयवर्धन एक ऐतिहासिक सा नाम लगता है और इसी प्रकार की इसमें जो विषय है इसका। अनाम स्वामी मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण। तो धार्मिक कौन होते हैं? स्वामी होते हैं। इसी प्रकार से इसका नाम आप कॉरलेट करके इसको याद कर सकते हैं, सहसंबंध बना लीजिए इसका। ठीक है, आगे आएगा दशार्क। दशार्क में क्या है? विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण हुआ है। जनेंद्र कुमार के उपन्यासों का जो मूल विषय काम पीड़ा एवं अहंकार का समर्पण है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है जनेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जनेंद्र की प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई। इम्पोर्टेंट है, इनकी जो प्रथम कहानी थी खेल
विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जनेंद्र ने किसे माना है, फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखने हैं। जनेंद्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह और कहानियाँ निम्न हैं। कौन कौन सी हैं हमने देख ली हैं कुछ तो। फांसी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। वातायन 1931, दो चिड़िया 1934। ये सीक्वेंस में लगाने पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनका प्रकाशन वर्ष भी आपने याद रखना है। एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ठीक है, ध्रुव यात्रा 1944 में, पाजेब 1948 में, जय संधि 1948 में। तो ये प्रकाशन वर्ष भी है, ठीक है। इनकी ज़्यादा चर्चित कहानियाँ स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद बाहुबली, तत्सत्य, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, अपना अपना भाग्य, ठीक है। जनेंद्रकृत स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जनेंद्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि उनकी कौन सी कहानी इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई है, तो वो है स्पर्धा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे नहीं लगता कि जनेंद्र से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर कुछ जा सकता है। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट करके बताना कि इस प्रकार से जो लेखक हैं उनको पढ़ने का तरीका आपको कैसा लगा। सारी चीज़ें इस प्रकार से कवर होती दिख रही हैं, ठीक है।